Hi guys, this is Dr. Sandeep Tiwari and I welcome to you to my YouTube channel. Guys, today I am going to discuss with you a new topic, that is a short story written by Joyce Carey, and the title of this story is Growing Up. As you see the title, Growing Up, the story is based on these two words, growing up. तो चलिए देखते हैं क्या है ये. फर्स्ट ऑफ ऑल हम जॉन कैरी जो इस स्टोरी के राइटर हैं उनके इंट्रोडक्शन को देख लेते हैं, उनके बारे में थोड़ी जानकारी ले लेते हैं. तो जॉयस कैरी वॉज बॉर्न इन लंदन में डेरी, लंदन डेरी में इनका जन्म हुआ था. ही स्टडीड आर्ट इन एडिनबर्ग एंड पेरिस बिफोर रीडिंग लॉ एट ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी. उन्होंने सबसे पहले एडिनबर्ग और पेरिस में आर्ट की स्टडी करी, उसके बाद उन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से लॉ की स्टडी करी. कैरी पब्लिश्ड मेनी नॉवेल्स एंड स्टोरीज, उसने बहुत सारे नॉवेल्स और स्टोरीज पब्लिश करवाए. ही इज़ परहैप्स बेस्ट नोन फॉर द कैरेक्टर गिली जिम्सन, a painter who appears in a trilogy, herself surprised to be a pilgrim and the horse's mouth. वो एक फेमस कैरेक्टर या एक कैरेक्टर के लिए ज़्यादा फेमस है जो कि 3 नॉवेल्स में या 3 स्टोरीज में एक साथ अपीयर हुआ था, या 3 स्टोरीज में सेम कैरेक्टर था या सेम नाम का कैरेक्टर था, और उस कैरेक्टर का नाम था गिली जिम्सन. और वो 3 जो ट्रायोलॉजी थी उसकी, या जो 3 वर्क थे जिसमें सेम नाम का कैरेक्टर था, वो वर्क कौन से थे? हर सेल्फ सरप्राइज्ड, टू बी अ पिलग्रिम और हॉर्सेज माउथ. ये 3 ऐसे वर्क थे जिसमें गिली जिम्सन नाम का सेम कैरेक्टर यूज किया गया है और इसी के लिए वो फेमस हुआ. ही वॉज अ फेमस ब्रिटिश नॉवलिस्ट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर. ब्रिटिश नॉवलिस्ट है, शॉर्ट स्टोरी राइटर है. ही अर्नड गुड फेम इन हिज राइटिंग्स ऑफ द नॉवेल्स एंड शॉर्ट स्टोरीज. वो अपने नॉवेल्स राइटिंग के लिए और शॉर्ट स्टोरी राइटिंग के लिए ज़्यादा ही फेमस हुआ. ही वॉज अ मैन ऑफ पॉजिटिव आइडियाज़. वो ऐसा व्यक्ति था जो हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग रखता था. दो ही लिव्ड इन एन एज ऑफ डाउट एंड डिस्पेयर, येट ही वॉज नॉट अफेक्टेड बाई देम. यद्यपि वो ऐसे एज में रह रहा था जहाँ पर डाउट एंड डिस्पेयर, जहाँ पे लोग कंफ्यूज्ड और निराश रहते थे, लेकिन फिर भी ये दोनों चीज़ें उसको बिल्कुल भी अफेक्ट नहीं करती, बिल्कुल भी प्रभावित नहीं करती हैं. ही हैड टू डू वेरी लिटिल विद द डिस्पेयर ऑफ सराउंडिंग्स. उसके आसपास जो डिस्पेयर थे, जो निराशा थी, उससे वो बहुत कम मतलब रखता था या उनके बारे में बहुत कम लिखता था. ही रोट अ नंबर ऑफ नॉवेल्स, फ्यू ऑफ विच प्रेजेंट्स अ कल्चरल रिएक्शन बिटवीन अफ्रीका एंड कंट्रीज ऑफ वेस्ट. उसने बहुत सारे नॉवेल्स लिखे जिसमें से कुछ नॉवेल्स कल्चरल रिएक्शन, मतलब वहाँ की संस्कृति को दर्शाते हैं. वहाँ की संस्कृति को बिटवीन अफ्रीका एंड कंट्रीज ऑफ वेस्ट. वेस्ट की कंट्रीज या पश्चिमी संसार के या पश्चिमी विश्व के जो कंट्रीज हैं उनके और अफ्रीका के जो कल्चर है उनको प्रेजेंट करते हैं उसके कुछ नॉवेल्स. आगे देखिए. ही वेंट डीप इनटू द बेसिक प्रॉब्लम्स ऑफ लाइफ. वो ज़िंदगी की जो बेसिक प्रॉब्लम्स होती थी उसमें वो काफ़ी डीप चला जाता है, उसको डीपली फील करता है. ही हैड रिच सेंस ऑफ लाइफ, कलर एंड इंडिविजुअलिटी ऑफ द पीपल एंड थिंग्स. 2 डबल थिंग्स हो गया बच्चों, एक ही मानना. तो ही हैड रिच सेंस ऑफ लाइफ, उसको लाइफ का बहुत अच्छा सेंस था. लाइफ मतलब ज़िंदगी के बहुत अच्छे अनुभव थे. कलर एंड इंडिविजुअलिटी, लाइफ में जो अलग अलग प्रकार के लोग थे या कलरफुल लोग थे या व्यक्तिगत लोगों की जो थिंकिंग रहती थी, जो उनके आइडियाज़ रहते थे, मतलब उसको ज़िंदगी के हर एक पहलू का बहुत अच्छा अनुभव था, अच्छा सेंस था. आगे देखते हैं. He was an excellent writer to embody
अ मॉरल विजन इन हिज राइटिंग। वो एक अच्छा या बहुत एक्सीलेंट राइटर था जिसने अपने राइटिंग्स में मोरल विजन भी इंक्लूड किया। ही डील्ड इन हिज क्रिएशंस seemingly trivial situations and persons or things of small valued and importance. He dealt in his creations, वो अपने creations में, अपने works में, अपनी रचनाओं में ट्राइवल सिचुएशन मतलब जो तुच्छ चीज़ें हैं, तुच्छ घटनाएं हैं, तुच्छ परिस्थितियां हैं या छोटी मोटी परिस्थितियां हैं, छोटे मोटे पर्सन से मतलब पुअर टाइप के पर्सन से या लोअर कैटेगरी वाले जो हैं उन सबको स्थान दिया। स्मॉल वैल्यूज और स्मॉल इम्पोर्टेंस रखने वाली चीज़ों को अपने स्टोरीज में स्थान दिया, उनके बारे में एक्सप्लेन किया। ही ऑल्सो डील्ड इन हिज राइटिंग्स द वेरी कॉमन प्लेस सिचुएशंस एंड थिंग्स इन लाइफ। वो अपने वर्क्स में, अपनी रचनाओं में जो कॉमन चीज़ें थीं, कॉमन स्थान थे, जो कॉमन मतलब सामान्य से जो स्थान थे, जो परिस्थितियाँ सामान्य से हमारी डेली लाइफ में देखने को मिल सकती हैं और जो हमारे डेली लाइफ के सामान्य से चीज़ें हमारे सामने आती हैं, उन सारी चीज़ों को भी उसने अपनी स्टोरीज में स्थान दिया या उसके बारे में एक्सप्लेन किया। तो ये इंट्रोडक्शन हमने जॉयस कैरी के बारे में लिया। अब चलते हैं हम अपने स्टोरी की तरफ। तो स्टोरी के पेज पे बढ़ें तो उसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि द स्टोरी ग्रोइंग अप बाय जॉयस कैरी रिवॉल्व्स अराउंड द थीम ऑफ ग्रोइंग अप। ये जो स्टोरी है ग्रोइंग अप, जो कि किसके द्वारा लिखा गया है, जॉयस कैरी के द्वारा, ये किसके अराउंड घूमती रहती है, उसी थीम के अराउंड ग्रोइंग अप। ग्रोइंग अप जो इसका टाइटल है वही इस स्टोरी का क्या है, थीम है, और पूरी स्टोरी इसी थीम या इसी टाइटल के अराउंड मूव करती है। अपार्ट फ्रॉम द फिजिकल ग्रोथ ऑफ द टीनेज गर्ल्स कैट एंड जेनी, द स्टोरी ऑल्सो फोकसेस on the emotional growing up of the middle-aged father Robert Quick, our protagonist of the story. इस स्टोरी का जो प्रोटागोनिस्ट है, जो मेन कैरेक्टर है, जो सेंट्रल फिगर है, वो है रॉबर्ट क्विक, जो कि फादर है दो लड़कियों का जिसका नाम है कैट एंड जेनी। तो इस स्टोरी में दो ग्रोइंग अप की बात की गई है, दो चीज़ों के ग्रोइंग की बात की जा रही है। फर्स्ट ग्रोइंग है कि कैट और जेनी ये अपने एज में बढ़ते जा रहे हैं, तो उनकी ग्रोइंग अप की बात हो रही है। दूसरी ग्रोइंग अप किसकी बात हो रही है, रॉबर्ट क्विक की, जो इमोशनली ग्रो कर रहा है, इमोशनली उसकी ग्रोइंग अप होती जा रही है। तो दो तरह की ग्रोइंग अप की बात इस स्टोरी में की गई है। द स्टोरी हैविंग अ सिंपल आउटलाइन बिगिंस विद रॉबर्ट क्विक रिटर्निंग होम फ्रॉम अ बिजनेस ट्रिप फॉर द वीकेंड। जो स्टोरी है बहुत सिंपली स्टार्ट होती है जब ये बताया जाता है कि रॉबर्ट क्विक अपने वीकली बिजनेस ट्रिप से लौट करके आते हैं। ही फाइंड्स अ नोट फ्रॉम हिज वाइफ दैट टू गर्ल्स कैट एंड जेनी देयर डॉटर्स वर इन गार्डन एंड दैट शी वुड बी बैक बाय 4। जब वो घर लौट करके आते हैं तो उनको टेबल पे एक नोट मिलता है दैट इज रिटन बाय हिज वाइफ, एंड इन दैट नोट शी इन्फॉर्म्ड दैट हर डॉटर या देयर डॉटर कैट एंड जेनी इज प्लेइंग इन द गार्डन एंड शी इज गोइंग आउटसाइड एंड शी विल रिटर्न बाय 4। ऐसा लिखा हुआ है कि कैट और जेनी दोनों बेटियां जो है मैदान में वो गार्डन में खेल रही हैं और मैं बाहर जा रही हूँ और 4 बजे तक मैं लौट आऊँगी, ऐसा उस नोट में लिखा था। एक्सपेक्टिंग अ वार्म वेलकम फ्रॉम द गर्ल्स ही एट वंस मेड फॉर द गार्डन। इस बात का अनुमान रखते हुए कि वो गार्डन में जाएगा और उसकी बेटियां उसको देख करके बहुत खुश होंगी और सरप्राइज होकर के उसका वेलकम करेंगी, ऐसा सोच करके वो गार्डन में जाता है। बट ऐसा कुछ होता नहीं है। देखिए क्या होता है। द ऑथर देन गिव्स अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ क्विक्स गार्डन विच सीम्स टू बी वाइल्डरनेस। अब ऑथर हमें क्विक के गार्डन के बारे में बताता है जो कि बिल्कुल जंगली टाइप का दिखाई देता है। गार्डन है लेकिन जंगली टाइप का दिखाई देता है। देयर वॉज ए स्मॉल वेजिटेबल पैच
near the pond. तालाब के पास में एक छोटा सा एरिया है जिसमें वेजिटेबल लगा हुआ है. एंड वन बेड वेयर क्विक्स ग्रू फ्लावर्स फॉर द हाउस. और वहीं पास में ही एक बेड है, क्यारी है, जिसमें क्विक ने कुछ फ्लावर्स उगा रखे हैं अपने घर की सजावट के लिए. आगे देखते हैं. इट हैड नॉट बीन टच्ड फॉर ईयर्स. गार्डन को लगभग कई साल हो गए हैं कि इसको टच नहीं किया गया, मतलब उसमें साफ सफाई वगैरह कुछ नहीं किया. द एक्सक्यूज फॉर द नेग्लेक्ट was that the garden belonged to the children, while the truth was that Quick never cared for the garden. जब कोई उससे ये कंप्लेन करता कि तुम्हारा गार्डन कैसा है, साफ सफाई नहीं है, तो वो क्या एक्सक्यूज देता था कि ये गार्डन किससे रिलेटेड है, या इस गार्डन में कौन रहता है, बच्चे रहते हैं, और आपको पता है बच्चे तो शैतानी करते हैं, ऐसा कह करके वो बात टाल देता था. जबकि रियल में क्या है, इन रियलिटी ही नेवर केयर्ड फॉर द गार्डन. उसने कभी भी गार्डन के लिए कोई केयर नहीं किया, कोई चिंता नहीं दिखाई. ही वेंट टू द गार्डन टू फाइंड हिज टू गर्ल्स लॉस्ट इन देयर ओन वर्ड. जब वो गार्डन में जाता है अपनी दोनों बच्चियों को ढूंढने के लिए, तो पाता है उसकी दोनों बेटियां अपने ही संसार में खोई पड़ी हैं, मतलब अपने ही विचारों में खोई पड़ी हैं. क्विक ग्रीटेड देम बट गॉट नो रिस्पॉन्स. क्विक दोनों को अभिवादन करता है, ग्रीट करता है, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता है. अ लिटिल डिसअपॉइंटमेंट एंड सैड ही रिकलेक्टेड दैट द लास्ट टाइम व्हेन ही हैड मिस्ड द गर्ल्स 2 years बिफोर. क्विक जब रिस्पॉन्स नहीं पाता है उधर से, तो वो बेचारा थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट हो जाता है, थोड़ा सैड हो जाता है, और अपने आप को याद में डुबा देता है, या याद करने लग जाता है उन लड़कियों के बारे में कि पिछली बार कब वो मिस किया गया, कब उसको मिस किया गया था. तो वो 2 साल पहले की बात थी, मतलब 2 साल पहले इन बच्चियों ने उसको मिस किया था, उससे के बाद कभी उन्होंने उसको मिस नहीं किया. तो आगे देखते हैं. जब वो गार्डन में था तो फर्स्ट ही कॉट द साइट ऑफ जेनी. पहले वो किसको देखता है, अपनी बेटी जेनी को. और द यंगर ऑफ द 2, मतलब अपनी छोटी बेटी जेनी को देखता है, लाइंग ऑन हर स्टोमक बाय द पॉन्ड विद अ बुक अंडर हर नोज. उसने देखा जेनी कहाँ है, तालाब के बगल में अपने पेट की तरफ लेटी हुई है, या पेट के बल लेटी हुई है, और उसके पास एक बुक है जिसमें वो खोई हुई है. शी वॉज 12 एंड हैड लेटली टेकन फ्यूरियसली टू रीडिंग. वो लगभग 12 साल की है, और वो अब रीडिंग में कुछ ज़्यादा ही इंटरेस्ट दिखाने लग जाती है, रीडिंग में वो ज़्यादा ही इंटरेस्ट रखती है. आगे देखते हैं. ही मेड फॉर द पॉन्ड विद लॉन्ग स्टेप्स कॉलिंग आउट एंड वेविंग टू हर. वो पॉन्ड की तरफ जल्दी जल्दी अपने कदम को बढ़ाता है, और उसका नाम पुकारते हुए उसकी तरफ हाथ को वेव करते हुए, हिलाते हुए, जैसे उसको हाय बाय करते हैं वैसे अब हाथ हिलाते हुए उसकी तरफ बढ़ता है. ही नाउ saw Kate sitting with laziness on concentration on the swing with her head down, apparently in deep thought. अब वो पहले जैन को देखता है, उसकी तरफ हाथ हिलाता है, लेकिन वो कोई रिस्पांस नहीं देती. बाद में वो केट को देखता है, दूसरी अपनी बेटी को, जो कि कहाँ एकदम सुस्त बैठी हुई है, कंसंट्रेशन किसी दिमाग एकाग्र चित्र किए हुए झूले में बैठी हुई है, और उसका सिर जो है हेड डाउन, सिर झुका हुआ है. ऐसा लग रहा है कि वो डीप थॉट में, किसी विचार में खोई हुई है. हर बेयर लेग्स वर ब्लॉज्ड विद मड. उसके जो नंगे पैर हैं वो सने हुए हैं किसमें, कीचड़ से. विद 1 foot हुक्ड ओवर द अदर. एक पैर दूसरे पैर पे हुक लगाए हुए, मतलब एक दूसरे में उलझे हुए हैं पैर उसके. सी रिप्लाइड इन अ फेंट मफल्ड वॉइस टू हर फादर्स कॉलिंग. उसने अपने फादर के पुकार को, या जब उसके पापा ने उसको बुलाया, तो उसने बहुत अनिच्छा से या बेमन से उसको हल्का से जवाब दिया, धीरे से आवाज़ में. बेयरली लुकिंग एट हिम. मुश्किल से उसकी तरफ देखा, मतलब बिना देखे ही
उसको हल्का सा रिप्लाई कर दिया जी, ऐसा करके। Although his daughters took no notice of him, Mr. Quick never demand affection. यद्यपि उसकी बेटियों ने उसकी तरफ कोई अटेंशन नहीं दिया या कोई नोटिस नहीं दिखाया, फिर भी मिस्टर क्विक कभी भी उनसे अफेक्शन की डिमांड नहीं की। He brought out a chair and began to read the morning paper. He brought out a chair. वो क्या करता है कि एक चेयर ले आता है बाहर और वहीं गार्डन में डाल करके बैठ करके मॉर्निंग न्यूज़पेपर स्टार्ट कर देता है पढ़ना। He generally believed that his daughters were naturally impulsive and affectionate and would grow up to be exciting women. He believed, वो सामान्यतः किस चीज़ पे बिलीव करता है कि his daughters were naturally impulsive, थोड़ी सी आवेगी हैं, थोड़ी सी मनमोजी टाइप की हैं, and affectionate, थोड़ा सा लगाव रखने वाली भी हैं, and would grow up to be exciting women, और जल्दी ही एक अच्छी औरत में परिवर्तित हो जाएंगी। After a while, Kate playfully scolded Snot. Snot कौन है? तो their pet bitch, for disturbing her. Snot उनकी पालतू कुतिया का नाम है जो कि उनको डिस्टर्ब कर रही थी पढ़ते वक्त या उनके बैठने में, तो उन्होंने उसको क्या किया, स्कॉल्ड, उसको फटकार लगाई। तो थोड़ी देर के बाद केट ने मजाक में या खेल में ही स्नॉट को फटकार लगाती है, जो कि कुतिया है जो उसको डिस्टर्ब कर रही होती है। जेनी ज्वाइंड इन एंड व्हेन द बिच डिडंट गो एनी अवे इवन आफ्टर एन एनर्जेटिक किक फ्रॉम केट, शी हर्ल्ड अ बम्बू स्टिक एट द डॉग लाइक ए स्पाइक। जेनी ज्वाइंड इन, जैसे केक उसकी पिटाई कर रही होती है या केट जो है उसको पीट रही होती है, ठीक उसी समय जेनी भी उसको सपोर्ट करने लग जाती है, वो भी उसके साथ आ जाती है और स्नोट की पिटाई करने लग जाती है। और पिटाई के साथ साथ ही उन्होंने क्या काम किया कि उस स्नोट को या उस बिच को एक किक दिया या एक ज़ोरदार किक मारा, और इसके साथ ही साथ एक बम्बू स्टिक, एक बांस की स्टिक या छड़ी लेकर के उसके पीछे पड़ गए, जैसे कि कोई स्पाइक लेके किसी के पीछे पड़ जाए, स्पाइक भाला। द डॉग वॉज डिस्ट्रेस्ड एट द सडन अप्रोर ऑफ द गर्ल्स एज दे केम रनिंग टूवर्ड्स हर, अनश्योर इफ दिस वॉज अ न्यू गेम और इफ शी हैड कमिटेड अ क्राइम। वो जो डॉग था डिस्ट्रेस्ड, बिल्कुल विचलित हो गया, बिल्कुल चिंता में आ गई थी। ये सडन अप्रोर से या अचानक से जो उत्पात स्टार्ट किया गया है किसके द्वारा, गर्ल्स के द्वारा, और उसने देखा गर्ल्स उसकी तरफ बढ़ती हुई आ रही हैं, दौड़ती हुई आ रही हैं, तो द डॉग वॉज टोटली कन्फ्यूज्ड। इट वॉज कन्फ्यूज दैट इट वॉज अ न्यू गेम और शी हैड कमिटेड अ न्यू क्राइम। वो इस बात से बिल्कुल शौक थी कि ये क्या है, एक नया गेम है या उसने कोई क्राइम कर दिया है जो ये लोग उसको पीट रही हैं या उसके पीछे दौड़ रही हैं। आगे देखते हैं। द टू सिस्टर्स रैन आफ्टर द डॉग, लाफिंग, बम्पिंग टुगेदर एंड फॉलिंग ओवर ईच अदर एंड एनीथिंग दे कुड फाइंड टू थ्रो एट द पुअर क्रिएचर, पेबल्स, डेड डैफोडिल्स, beds of flowers pot and pieces of earth। तो देखिए क्या कह रहा है कि ये जो दोनों सिस्टर्स हैं ये उस डॉग के पीछे भाग रही हैं, लाफिंग, हंसते हुए, बम्पिंग, एक दूसरे को झटका देते हुए, गिरते हुए, उछलते हुए, फॉलिंग ओवर ईच अदर, एक दूसरे के ऊपर गिरते हुए, एंड एनीथिंग दे कुड फाइंड टू थ्रो एट द पुअर क्रिएचर, पेबल्स, पुअर क्रिएचर, और जो कुछ भी उनको मिल रहा था वो उस पुअर क्रिएचर कौन, उस डॉग के ऊपर फेंकते जा रहे थे वो लोग, मतलब हंसते दौड़ते जा रहे थे, जो कुछ भी रास्ते मिल जाए उनको
वो उसके ऊपर फेंक रहे थे, चाहे वो पेबल्स कंकड़ पत्थर हो, चाहे डेड डेफोडिल्स, डेफोडिल्स के फूल हो, चाहे सूखे हुए, चाहे बिट्स ऑफ फ्लावर पॉट्स हो, मतलब फ्लावर पॉट्स के टुकड़े हो टूटे हुए, चाहे पीसेज ऑफ अर्थ हो, चाहे मिट्टी का कोई ढेर हो, वो सब फेंकते जा रहे थे उसके ऊपर। और स्नॉट वॉज हॉरिफाइड एंड ओवरव्लेम्ड। स्नॉट पूरी तरह से डरी हुई और ओवरव्लेम्ड, चकराई हुई थी कि क्या करूं। स्टीडली देयर गेम बिकेम टू रफ एंड इट डिस्टर्ब मिस्टर क्विक। धीरे धीरे इनका जो ये गेम था, जो उस स्नॉट को या उस कुतिया को मारने का था, उसके पीछे दौड़ने का, ये रफ होता गया और भी बुरा होता गया, और इससे मिस्टर क्विक डिस्टर्ब हुए। और उन्होंने ही आस्क्ड द गर्ल्स टू स्टॉप, बट इंस्टेड दे टर्न टुवर्ड्स हिम एंड रश्ड एट द मैन with a rake carried like a lance in their hand. मिस्टर क्विक ने उनको इस गेम को बंद करने के लिए कहा, लेकिन उन्होंने ये गेम बंद करने की बजाय वो मिस्टर क्विक को मारने के लिए उनकी तरफ दौड़ पड़ी, और ऐसे दौड़ पड़ी जैसे कि उन्होंने अपने हाथ में रैक कैरीड लाइक अ लेंस, अपने हाथ में कोई भाला ले रखा हो और भाला लेकर के उसकी तरफ दौड़ पड़ती हैं। स्टैगरिंग विद लाफ्टर दे थ्रू देमसेल्व्स अपॉन देयर फादर। स्टैगरिंग, लड़खड़ाते हुए, हंसते हुए वो दोनों टूट पड़ती हैं अपने फादर के ऊपर, या अपने फादर के ऊपर गिरने पड़ने लग जाती हैं। इवन दो इट वॉज अ गेम, मिस्टर क्विक वॉज फ्राइटेंड एंड शॉक्ड बाई देयर सेवेजरी। यद्यपि ये एक गेम था, वो लोग गेम खेल रही थी उसके साथ, लेकिन मिस्टर क्विक पूरी तरह से डर गए थे और शॉक्ड थे उनके इस जंगलीपन पे, सेवेजरी जंगलीपन, असभ्यता पे। मीनवाइल, इसी बीच स्नॉट टू, वो जो कुतिया स्नॉट, वो भी रिकवर्ड, मतलब थोड़ा सा रिलैक्स फील करके, और ज्वाइन द गर्ल्स, गर्ल्स को ज्वाइन कर लेती है, मतलब उनके साथ आ जाती है। पेइंग नो हीड टू देयर फादर्स येलिंग, द गर्ल्स बाटर्ड एट हिम। उसके फादर चिल्ला रहे थे, लेकिन अपने फादर्स के एलिंग या उनके चिल्लाहट पे बिना ध्यान दिए जो गर्ल्स थी उसके ऊपर टूट पड़ती हैं। केट वाज जंपिंग ऑन हिज स्टोमक, केट उसके पेट पर कूद रही थी। वाइल जेनी सीज्ड हिम बाय कॉलर एज इफ टू स्ट्रेंगल हिम, जबकि जेनी ने उसको कॉलर से पकड़ रखा था जैसे कि कोई उसका गला घोट देगा। स्नॉट वाज फ्राइटन स्क्रैच्ड मिस्टर क्विक्स फेस। अब स्नॉट जो कुतिया थी वो भी बिल्कुल डरी हुई थी, और उसने इसी डर में मिस्टर क्विक के फेस पर अपना पंजा मार दिया, या उस पर घाव कर दिया उसके फेस पे। सीइंग हिम हर्ट, बोथ कैट एंड जेनी नर्स्ड हिज वाउंड्स। जैसे उसने उन दोनों बेटियों ने अपने फादर को वाउंड देखा, घायल देखा, वो दोनों उनके घाव का उपचार करने लग जाती हैं। दे फेस्ड वाटर एंड अप्लाइड आयोडीन एंड प्लास्टर ऑन देम। उन्होंने उस पानी से धोया, आयोडीन लगाया और प्लास्टर उस पर लगाया या पट्टी बांधी। द सडन स्विच सीम्ड लाइक प्लेइंग अनदर गेम। और उनका ये अचानक से परिवर्तन हो जाना, जो अभी थोड़ी देर पहले अपने पिताजी के ऊपर ऐसे मस्ती कर रही थी, कूद रही थी, उनका अचानक से ऐसे परिवर्तित हो जाना, केयरफुल हो जाना, उसको एक गेम की तरह लग रहा था। किसको? मिस्टर क्विक को। इन अ लिटिल वाइल मिस्टर क्विक अराइव्ड अलॉन्ग विद हर फ्रेंड, in a little while Mrs. Quick arrived along with her friend Jane Martin, the chairman of welfare committee, and announced that committee was coming for tea. थोड़े ही समय में मिसेस क्विक, मतलब उन दोनों की माँ मिस्टर क्विक की पत्नी, आती है अपने फ्रेंड जैन मार्टिन, जो कि चेयरमैन है किसकी? वेलफेयर कमेटी के, उसके साथ आती है उसकी माँ, और ये अनाउंस करती है कि कमेटी आज हमारे यहाँ चाय पर आ रही है। द गर्ल्स वर नाउ डिस्ट्रेस्ड इन स्मॉल क्लीन फ्रॉक्स एंड सर्व्ड द गेस्ट विद मॉडेस्ट एंड रिजर्व्ड लुक। अब क्या करती हैं लड़कियाँ? ड्रेस्ड इन स्मार्ट क्लीन फ्रॉक्स, वो अच्छे अच्छे कपड़े पहन लेती हैं, एकदम साफ सुथरे फ्रॉक्स पहन लेती हैं, एंड सर्व्ड, और सेवा करती हैं या परोसती हैं अपने गेस्ट को, मॉडेस्ट, बिल्कुल विनम्र होकर के, और एकदम रिजर्व लुक, एक
सुनियोजित या अनुशासित तरीके से। दे न्यू हाउ टू बिहेव एट अ टी और अ पार्टी। वो ऐसा लग रहा था जैसे उनको बहुत अच्छे से पता है कि एक पार्टी में या एक टी के पर लोगों के साथ कैसे बिहेव किया जाता है। सीइंग दिस मिस्टर क्विक रियलाइज दैट हिज डॉटर्स वर ग्रोइंग अप। इन सारी चीज़ों को देख करके मिस्टर क्विक ने सोचा या उन्होंने महसूस किया कि उसकी बेटियां जो है अब ग्रो कर रही हैं या बड़ी हो रही हैं। तो जैसा कि आपने अभी स्टोरी में देखा कि उसकी बेटियां जब गार्डन में थी तो अलग रूप में थी, शैतान थी, और जैसे उसकी माँ आती है और जैसे मिस्टर क्विक को चोट लग जाती है उनका रोल बिल्कुल चेंज हो जाता है, उनका बिहेवियर बिल्कुल चेंज हो जाता है। इन चेंजिंग बिहेवियर को देख करके मिस्टर ग्रो को ये चीज़ रियलाइज़ हो जाता है कि हाँ उसकी बेटियां अब ग्रोइंग अप या ग्रोइंग एज में हैं, उसकी बेटियां बढ़ रही हैं। तो जैसा कि टाइटल है ग्रोइंग अप, तो यहाँ पे ये चीज़ एग्जैक्ट बैठ रहा है ग्रोइंग अप। और हमने ये भी बताया था कि ग्रोइंग अप मिस्टर क्विक के लिए भी एक सूटेबल टाइटल है, क्योंकि वो इमोशनली क्या होते हैं, ग्रो करते हैं। तो इमोशनली ग्रो करने का मतलब ये हो गया कि मिस्टर क्विक पहले अपने बेटियों को छोटा मानते थे, लेकिन जैसे उनको चोट लगी उन्होंने उनका उपचार किया, और जैसे ही टी पार्टी में अपनी बेटियों को उन्होंने देखा तो वो इमोशनली इस चीज़ को फील कर सके या खुद रियलाइज़ किया उन्होंने कि हाँ उनकी बेटियां जो है अब बड़ी हो रही हैं या उनकी बेटियां अब मैच्योर हो रही हैं। तो ये उनका इमोशनल ग्रोइंग अप था। तो जैसा कि आपने अब स्टोरी में देख लिया, बहुत सिंपल सी स्टोरी थी और इजी गोइंग जो इंसिडेंट्स थे वो मैंने आपके सामने एक्सप्लेन कर दिया है। और फर्स्ट रीडिंग में आई थिंक इट विल बी क्लियर टू यू, बट इफ़ देयर इज़ एनी प्रॉब्लम यू कैन आस्क। सो आज के लेक्चर में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।